नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, इस समय बिहार का चुनाव चढ़ा हुआ है लगातार। एक के बाद एक सारे बड़े नेता जो है उनका डेरा बिहार में डला हुआ है। चाहे वो राहुल गांधी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह इत्यादि, सबने वहां डेरा डाल रखा है। हम हर बार की तरह राहुल गांधी से इस बार भी ये उम्मीद की जा रही थी कुछ नया ही करेंगे, और वही किया उन्होंने। कभी वो जो है वो मखाना किसानों के बीच में चले जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं। आज वो मछली पालन वाले लोगों के साथ जो है वो तालाब में उतर गए, वहां उन्होंने मछलियां पकड़ने का काम किया। हालांकि अब इसको लेकर के भी निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष जो है वो कई सारे सवाल उठाएगा। लेकिन कितना अहम है बीच चुनाव में लोगों को कनेक्ट करने के लिए राहुल गांधी की ये सारी चीजें, और क्या वास्तव में लोग इससे कनेक्ट होंगे? मैं पहले तो यही समझ लूं आपसे। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे साथियों को भी। देखिए, एक चीज हमको देखनी पड़ेगी कि दो तरीके के लीडर्स हैं। एक लीडर जो केवल ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, कैमरा, टीवी, भाषण, लाइव और मोनोलॉग उसके जरिए अपना प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी को आप देख रहे हैं, आज भी 2 जनसभाओं में थे, जिस तरीके से कट्टे से लेकर तमाम चीजों का नाम ले रहे थे। दूसरा एक व्यक्ति है राहुल गांधी, जो हर तरीके से ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या है कि भाई अपने मंच पे गए, भाषण दिया, जैसे मोदी जी जाते हैं, छोटा मोटा संवाद किया, नहीं किया, और उसके बाद लोगों से सीधा संवाद करने में निकल गए। आज भी वही हुआ। आपने देखा सुबह राहुल गांधी की दोपहर में बेगूसराय के अंदर एक जनसभा थी, वो रैली की, लोगों से कनेक्ट किया, और उसके बाद सीधे जो वीआईपी के जो मुकेश सहनी है, वो जो सभा स्थल था उससे 3 किलोमीटर दूर कोई तालाब था, वहां उनका जो समुदाय है, मछुआरा समुदाय, उनके तमाम लोग थे वहां पे। तो राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ बोट पर सवार हुए, पहले मछलियां पकड़ी, और उसके बाद बोट के ऊपर से ही सीधा छलांग लगा करके वहां पे डुबकी लगाई तालाब के अंदर, और बाहर आकर के अपने जिस तरीके से अगले उस पर चले पड़े, अगली जनसभा के लिए। तो ये कोई पहली बार भी नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। राहुल गांधी का ना ये स्टाइल बन गया है अब कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए अनऑर्थोडॉक्स तरह की चीजें वो करते हैं। आपने देखा, बिल्कुल सही जिक्र किया कि मखाना किसानों के साथ अभी पिछले महीने जब वो पानी के अंदर सब घुसे हुए थे, सारा उनके साथ वो कर रहे थे इंटरेक्शन। उससे पहले आपने दिल्ली में कुलियों के साथ देखा। और अगर एक चीज और ध्यान दिलाऊं आपको कि जहां तक तालाब में कूदने वाली बात है, सारे दर्शकों को एक बात का ध्यान होना चाहिए कि राहुल गांधी एक बहुत ही प्रोफेशनल स्विमर है, तैराक है वो, और ट्रेंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर है स्विमिंग के। और फ्लोरिडा में उन्होंने एक उसके तौर पे काम किया है एज एन इंस्ट्रक्टर स्विमिंग के लिए। और उसके बाद फ्री डाइविंग करते हैं वो, उसमें एक सांस के अंदर स्कूबा डाइविंग, जो डीप उस समुद्र तक जाके गोता लगाने वाली जो बात होती है। और इसमें बेसिकली क्या है कि 2021 में आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अरब सागर के अंदर लोकल मछुआरों के साथ राहुल गांधी इसी तरीके से मछलियां पकड़ रहे थे, उनके साथ बीच समुद्र के बीच में थे। और कोल्लम केरला के आसपास एकदम उसके नदी के अंदर से समुद्र में कूद गए, और 10 मिनट तक तैर के अपने आप ही फिर किनारे पर आ गए। तो वो अपने आप में लोगों के लिए एक बड़ी चीज थी कि किस तरीके से उनका जो नेता है, विपक्ष का नेता, वो केवल एक नेता ही नहीं है, उसके कुछ शौक भी है। वो बॉडी बिल्डिंग भी करता है, वो स्कूबा डाइविंग भी करता है, और लोगों के बीच में रहने का उसका एक अलग मिजाज है, एक अलग अंदाज है। दूसरी तरफ उस तरह के लोग हैं जो अपनी ही अकड़ में रहते हैं, अपनी जो एक कृत्रिम छवि जो बना रखी है उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरफ्तार होकर के एक अलग छद्म किस्म का वातावरण में, और जो जिसको कहते हैं ना प्लैंड मूवमेंट, जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, उसके अंदर जिस तरीके से ऑप्टिक्स क्रिएट की जाती है। मोदी जी ने उसको लगातार चैंपियन करके दिखाया है, पहले बतौर मुख्यमंत्री और फिर 2014 के बाद बतौर प्रधानमंत्री भी। चुनाव से पहले हो सकता है आपको कहीं दिख जाए, उसके बाद वो लोगों के बीच में कहीं दिखाई नहीं देंगे। और आज वही सारी चीजें राहुल गांधी ने जनसभाओं में भी अपनी में लगातार लोगों के बीच में रखी कि चुनाव के दौरान आप मोदी जी से बेशक डांस करा लीजिए, योगा करा लीजिए, जो आपको उचित लगे वो करा लीजिए, चुनाव के बाद वो वही करेंगे जो अंबानी और अडानी कहेंगे। और इस पे आपने देखा किस तरीके से जबरदस्त तालियां बची। तो बेसिकली हर नेता का, राम प्रकाश जी, अलग अलग अंदाज है लोगों के बीच जाने का। कोई अपने भाषणबाजी करके ही काम चला लेता है, अपने राहुल गांधी भाषणबाजी भी करते हैं, उनके बीच में भी रहते हैं, उनके घरों में भी पहुंच जाते हैं। हलवाई की दुकान पे आपने देखा किस तरीके से पहुंच गए थे दिवाली वाले दिन। तो अलग अलग समुदाय के लोगों से, बीच में आपने बढ़ई की दुकान पे देखा था, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के बीच में देखा था, हरियाणा के गोहाना में दलित किसानों के साथ देखा था। तो अलग अलग रूप में, अच्छा, वो लोगों के बीच में होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फोटो खिंचवा रहे, पैंट या पजामा जो भी पहन रखा उसको ऊपर किया,
पानी के अंदर चले गए, ना उनको इस बात का है कि कोई जोंक अंदर होगी, काट लेगी, क्या होगा। बाकायदा धान लगा रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत की मेंढ पर बैठ करके आलू और कच्चे प्याज के साथ खाना खा रहे थे। और उन दलित जो किसान थे उनको अपने घर बुलाया, फिर उन्होंने पहले दिल्ली दिखाई, उनको घर बुलाया, उनको भोजन कराया और उनसे खुल करके, न केवल राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी खुल करके बात की। और आपने ध्यान किया हो तो वहां पे वो क्या कह रही थी गांव की महिलाएं सोनिया जी को, कि अब तो बेटे की शादी कर लो। तो सोनिया जी ने भी उनको हंस के कहा कि आप इनके लिए कोई लड़की देखो। तो उस तरह का जो संवाद है वो आजकल, देखिए आजकल के जो नेता है ना बड़े मैकेनिकल हो गए, मोनोटोनस हो गए। वैसे में जब इस तरह की चीजें होती है, मछुआरों के बीच में चले गए, किसानों के बीच में चले गए, वो अपने आप में एक सुखद है, मतलब एक ठंडी लहर है एक तरीके की, कि नेता कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की कोई तो कोशिश कर रहा है। कोई केवल चुनाव से पहले दलितों के पैर धो लेता है, उसके बाद पूरे 11-12 साल तक दलितों का नाम भी नहीं लेता शासन व्यवस्था के। तो सबका अपना अपना अंदाज है। मुझे लगता है कि ये जो चीज इन्होंने की आज, इससे पहले जो किसानों के साथ, मखाना किसानों का आपने जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट तो करती है। अब चुनाव परिणाम पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, वो आने वाले समय में पता लगेगा। एक एक और चीज रही आज राहुल गांधी ने सर, जिस तरीके से मंच से बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जब भी बिहार को जरूरत होगी, राहुल गांधी जो है आप बस एक बार आवाज दीजिए और वो मैं यहाँ पहुंचूंगा। और उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बने या नहीं बने, मैं सुनवाता हूँ दर्शकों को, जरा सुनवा दीजिए। आते हैं, चुनाव जाते हैं, ये सच्चाई है। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं जो मेरे साइड से है, कि देखिए जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, चाहे हमारी सरकार हो ना हो, कुछ भी हो, जब भी बिहार को मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है कि राहुल गांधी इधर आओ, हमें जरूरत है। और मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूंगा, अगर आपका ऑर्डर आया, मैं आपके सामने यहां हाजिर हो जाऊंगा और जो आप चाहोगे मैं करूंगा। सर, ये राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है उसको कितना अहम माना जाए, क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव चढ़ा हुआ है, और ये हिम्मत तो निश्चित तौर पे, इस तरीके की हिम्मत तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं आज की सियासत में। ये लोग मानते भी हैं, बहुत सारी चीजों को माना भी जाता है। कितना इंपॉर्टेंट माना जाए बिहार चुनाव के हिसाब से इसको? राम प्रकाश जी, जो आपने जो क्लिप दिखाई ना, इससे जस्ट पहले उन्होंने कुछ और बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर महागठबंधन की लहर चल रही है और निश्चित मान करके चलिए कि हमारी सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की। और उसका जो अगला पार्ट था वो आपने दिखाया, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो समापन उन्होंने किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर हमारे जो महागठबंधन के वोट हैं वो बड़े पैमाने पर उसी तरीके से चोरी किए गए हैं जैसे महाराष्ट्र में किए गए थे, जैसे मध्य प्रदेश में किए गए थे, जैसे हरियाणा में किए गए थे। और आपको अगर महागठबंधन की सरकार बनानी है तो वोटरों से कह रहे थे, वो जो ऑडियंस थी उनको कह रहे थे कि अगर आपको महागठबंधन की सरकार बनानी है तो बूथ पर बहुत सजग रहना होगा, वोटिंग करानी होगी, और कोई गड़बड़ी ना हो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने ये बात कही जो आपने दिखाया बिल्कुल समापन पर, कि आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि चुनाव के परिणाम से मेरा बिहार से कोई नाता कमजोर हो जाएगा, सरकार बने ना बने। उस कंटिन्यूटी में उन्होंने ये बात कही, सरकार बने या ना बने, लेकिन आपकी एक पुकार पर, मैं चाहे कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, आपकी एक पुकार पर मैं बिहार के बीच में खड़ा रहूंगा। ये भी एक खास तरह का, बिहार जैसे एक जो पिछड़ा राज्य है 20 साल के कथित सुशासन के बावजूद, आज बिहार जिस उस पर खड़ा हुआ है, कितने लोग वहां पर आपने देखा, 14 करोड़ में से कितने लोग आज भी मुफ्त अनाज पर, वो सारी चीजें, 3.5 करोड़ तो लेबर जो है वो रजिस्टर्ड है बिहार के अंदर, सोचिए। और बिहार के लोग कितने बड़े पैमाने पर पलायन करके बाहर जाते हैं, जो इतना हॉस्पिटल के मामले में, सड़कों के मामले में, एजुकेशन के मामले में बिहार जितना पिछड़ा हुआ। उन्होंने सारा दुख याद दिलाया बिहार को और कहा कि जब आप एक पुकार करेंगे मुझे आपके बीच में पाएंगे। तो ये एक खास तरीके का वोटर को एश्योरेंस है कि देखिए हम चुनाव के उस पर परिणाम के आधार पर हमारा आपका रिलेशन नहीं है, बिहार के समाज साथ हमारा रिलेशन चुनाव के परिणाम से इतर है। जब भी आप याद करेंगे, जिस भी परिस्थिति में याद करेंगे, राहुल गांधी आपके लिए तैयार खड़ा होगा। तो ये एश्योरेंस जो है, मुझे लगता है ये कनेक्ट भी करेगा, और आज का जो पूरे का पूरा माहौल है उसमें जेल भी करेगा बिहार के लोगों की, खासतौर पे बिहार के यूथ की एस्पिरेशंस के लिए। उन्होंने जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी को घेरा, बड़ा जबरदस्त घेरा उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मोदी जी 56 इंच वाले डरपोक है। उन्होंने कहा कि बहादुर बनने के लिए 56 इंच सीने की जरूरत नहीं होती। और महात्मा गांधी का उन्होंने जिक्र किया
कि किस तरीके से वो बिल्कुल कमजोर दिखते थे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अंग्रेज सल्तनत को उन्होंने भारत से भगा करके छोड़ा। फिर उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन क्या कर रहे थे, भारत को कैसे धमकियां दे रहे थे, और इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से उनको कहा कि हमें कोई परवाह नहीं, आप 7वां नहीं 17वां बेड़ा भेज दीजिए, और उन्होंने पीछे नहीं हटी और बांग्लादेश बनाकर ही दम लिया। उन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये नकली 56 इंची है मोदी जो अपने आप को कहते हैं, और वास्तव में 56 इंची पहला है जो कायर भी है। और उसमें खास तौर पर रेफरेंस दिया ट्रंप ने, जिस तरीके से 56 बार, उन्होंने 50 बार कहा कि ट्रंप 50 बार ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने मोदी को फोन पर डराकर और धमकाकर उसको बंद कराया, यानी कि सीज फायर कराया। और इस पर भी लगातार आपने देखा जिस तरीके से तालियां बजी। तो जो आज बिहार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो मोदी के जो अंबानी और अडानी से संबंध है, उन्होंने खोल के रखा उसको कि बिहार का कोई आदमी कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहे, कोई बाहर की फैक्ट्री बुलानी हो, तो सरकार के पास जमीन नहीं है, ये अमित शाह कह रहे हैं। और जब अडानी को जरूरत पड़ी तो हजारों एकड़ जमीन मात्र 1 रुपया लीज पर दे दी गई। और यही चुनाव के बाद होने वाला है अगर आपने इनकी सरकार बनाई, मोदी की सरकार बनाई, नीतीश कुमार की सरकार बनाई। और उससे अगली बात उन्होंने एक और आज पहली बार कही कि मोदी केवल ट्रंप से नहीं डरते, वो अंबानी और अडानी से भी डरते। ये महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के बाद जैसे ही कुछ होगा, वो जो चाहेंगे, अगर पटना एयरपोर्ट चाहे तो पटना एयरपोर्ट अडानी को दे देंगे, कुछ और चाहिए वो उनको दे देंगे, नीतियां उनके हिसाब से बनाते हैं। और जो यूथ की जो बात, रोजगार की बात उन्होंने कही कि यूथ को केवल अंगेज रखने के लिए डेटा सस्ता किया गया है, और उसका भी सारे का सारा लाभ अंबानी के जियो को हो रहा है। उन्होंने नाम लेके कहा बाकायदा। आमतौर पर कोई भी राजनेता किसी बड़े उद्योगपति का नाम लेने समझता है, लेकिन राहुल गांधी ने सरेआम कहा कि सस्ता डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब क्या है कि बिहार के यूथ नौकरी ना मांगे, सवाल ना करे सरकार से, उनको उसमें उलझा दिया और मुनाफा कमा रहे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो कहीं ना कहीं वो जो आर्टिकुलेशन थी, मेक इन बिहार की जो बात थी, बिहार की जो बेरोजगारी थी, बिहार का जो पलायन था, उन सारी चीजों को उसमें पिरोते हुए और फिर वो उसको ऑपरेशन सिंदूर तक लेकर के गए कि वहां पे किस तरह की चीजें हुई। तो बेसिकली क्या है कि राहुल गांधी का कनेक्ट इस समय आप देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब बिहार के युवा बतौर लेबर बेंगलोर जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, तमाम जगह जा सकते हैं और दुबई का विकास कर सकते हैं, तो फिर हमारा बिहार विकास से महरूम क्यों है? इस चीज ने उनके साथ इंस्टेंट कनेक्ट किया और पूछा कि आप दूसरी जगह पे जाते हैं तो करते क्या है। और तीसरी बार उन्होंने कहा, जो लोगों से तीसरी बार कहा कि जब लोग कह रहे थे कि मजदूरी, तो तीसरी बार जब पूरी ऊंची आवाज में उन्होंने कहा, तब राहुल गांधी ने रिपीट किया कि ये मजदूरी नहीं, आप रोजगार देने वाले बनो। उसके लिए स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री और वो सारी चीजें, उसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं जो ऑडियंस थी उसको अपने साथ कनेक्ट करके और आगे की भविष्य की राजनीति, भविष्य का विजन अपना कहीं ना कहीं उनके साथ शेयर किया। जो आमतौर पर मोदी जी जो टिपिकल भाषण देके जाते हैं, आज भी मोदी जी ने वही सब किया कि कट्टे के दम पर तेजस्वी मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए, इनके तो सिर फुटे हुए आपस में, ये कल को जब सरकार बन जाएगी तो ये क्या करेंगे, 2 दिन में ही मरमरा लेंगे आपस में लड़के। तो प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं होती। प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ गठबंधन के वहां पर एक तरीके के स्टार प्रचारक है, नंबर 1 नीतीश कुमार, और वो सबसे बड़े प्रचारक वही, एक सिटिंग मुख्यमंत्री है जिसके कथित नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ऊपर से मोदी जी। उन दोनों को जो रखना चाहिए बेसिकली, जो मेरी समझ, हो सकता है मैं गलत हूं, कि 20 साल से जब आप सत्ता में हैं तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड बताना चाहिए पहले कि ये हमारी अचीवमेंट है। और अभी भी अगर आप कह रहे कि रोजगार करेंगे, अब करेंगे, औद्योगिकीकरण करेंगे, तो भाई साहब पिछले 20 साल में क्यों नहीं किया? उसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। और जब उसका जवाब देने का समय आया, जो परसों घोषणा पत्र जारी किया था, तो आपने देख लिया था कितने सेकंड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, नीतीश भी भाग गए, मांझी भी भाग गए, पासवान भी भाग गए और नड्डा भी भाग गए, एक भी सवाल कोई लिया हो, केवल फोटो ऑप्टिक्स। और अब प्रधानमंत्री जी वहां पे औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। जब लोगों से संवाद करने का मौका आया, तब तो आप फोटो खिंचा करके उड़ गए, कहीं कोई सवाल पूछ ले आपसे रिपोर्ट कार्ड के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेडीयू हो, उनकी फॉल्ट लाइन्स लगातार एक्सपोज हो रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे ओवरऑल जो नैरेटिव की बात है कि भाई जब आप 20 साल से सत्ता में, तो बताइए तो सही ना आपने क्या किया। मोदी जी का फिर वो एक रटाया मैं देख रहा था आज कि जंगल राज को नहीं आने दे रहा है। आपने तो बड़ा राम राज दे रखा है, उसका बता दीजिए जरा बैठ के, एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालिए। आप ना करें, नीतीश जी को होने दीजिए, नड्डा साहब की करा दीजिए। आपने देखा अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा
जब औद्योगिकरण का सवाल है तो उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन ही नहीं है। देश का गृह मंत्री कह रहा है बिहार में जमीन नहीं है। और उसी समय उससे जस्ट पहले अडानी को हजारों एकड़ की जमीन दी जा रही थी। आज आपने ताजा खबर देखी होगी कि किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया के दौरान 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी और अभी तक भी और अगली 6 नवंबर तक भी महिलाओं को खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को शिकायत की जा चुकी है। ज्ञानेश गुप्ता कानपुर में घूम रहे हैं अपनी महानता की छाती पीटते हुए कि चुनाव आयोग ने बड़ा अद्भुत काम किया, आपको अपने चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर गर्व होगा। लेकिन ये उनको देखने का उनको समय नहीं है कि आचार संहिता लगने के बावजूद इस तरीके से महिलाओं को पैसे कैसे बांटे जा रहे हैं। 4 बार ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं और अब 6 नवंबर को फिर से बांटने की तैयारी है। फिर चुनाव का मतलब क्या रहेगा? आप चुनाव की एक काम कीजिए ना, ज्ञानेश गुप्ता जी को चाहिए कि बोली लगवा दे चुनाव की। निश्चित तौर पर बीजेपी के पास से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं, ना देश में ना दुनिया में। तो मोदी जी अपने वो लगा लेगी बीजेपी उसको सबसे बड़ी वो बोली और उसके बाद नीलामी में अपने सरकार बढ़ा ले। वरना चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जब आपने आचार संहिता लागू होगी उसके बाद किसी की मजाल है कि कोई सरकारी उससे वो हो जाए। और कहा क्या जा रहा है, चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे कि ऑनगोइंग स्कीम है। ऑनगोइंग स्कीम है तो इसका मतलब क्या है कि आप वोटिंग से 4 दिन पहले पैसे दे देंगे या चुनाव की घोषणा के बाद पैसे दे देंगे। तो ये एकदम कंप्रोमाइज चुनाव आयोग है राम प्रकाश जी। और उसी का फायदा उठाते हुए मोदी जी लगातार जो ये सो कॉल्ड आपकी चुनावी रथ, विजय रथ है, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा इंटीग्रल पार्ट है वोट एडिशन, तीसरा है वोट डिलीशन, उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन। जितनी भी चीजें साम दाम दंड भेद आप समझ सकते हैं, उस सहारे के उसके सब दम पर आज बिहार के चुनाव में उतरे हुए हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो आज की तारीख में नैरेटिव लूज करते हुए दिखाई दे। कल प्रियंका गांधी ने भी सर सरकार पे निशाना जब साधा था तो यही कह रही थी कि सरकार असल में बिहार से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है। और आज राहुल गांधी ने उस चीज को और आगे बढ़ा दिया, उसमें उन्होंने अडानी अंबानी का नाम ले लिया। तो क्या ये सारी कड़ियां जो है वो लगातार ये पूरा जो स्टेटमेंट है कहीं वो ये स्टेब्लिश नहीं कर रहा है कि बिहार हो या देश का कोई भी राज्य, सत्ता दिल्ली से चलती है और उस सत्ता को चलाने वाले लोग भी A1 A2 टाइप के लोग हैं। असल में जो दिख रहा है सत्ता वहां से नहीं चल रही है, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है, आपको सही चुनने की जरूरत है। राम प्रकाश जी, इसमें आपको कहां धोखा लग रहा है? जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां तो कोई सवाल का मतलब ही नहीं होता, या कोई है मतलब? जहां पे बीजेपी की सरकार है, कोई फर्स्ट टाइमर मुख्यमंत्री है, कोई सेकंड टाइमर मुख्यमंत्री है। दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है, कहीं भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री है, कहीं पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। कोई भी जो पार्टी के दिग्गज सोकाल्ड नेता थे, शिवराज चौहान टाइप के, वसुंधरा टाइप के, सारे घर बिठा रखे एक तरीके से। चलो शिवराज को तो केंद्र में मंत्री बुला रखा है कहने को, लेकिन केंद्र के मंत्रियों की हैसियत क्या वो भी सारे देश को पता है। ये सब एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया आप समझिए। एक तो मोदी जी लार्जर देन लाइफ और पार्टी से बड़े हो चुके हैं, इसमें तो कोई शक किसी को है नहीं। वैसी सूरत में पर्ची साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री निकालते हैं। उस मुख्यमंत्री के पास केवल उसके हस्ताक्षर हैं, उसके अलावा जितने भी फैसले हैं, चाहे वो नीतिगत फैसले हो चाहे कोई और डिस्क्रिशनरी फैसले हो, वो सारे के सारे फैसले, चाहे वो नियुक्तियां हो नौकरशाही की, किसी को बदलना हो, सारे के सारे फैसले या तो केंद्र में और नहीं तो आरएसएस के पदाधिकारियों के पास। जितने मुख्यमंत्री आप बिहार के उसके देखेंगे अपने भाजपा के, वो डमी के डमी मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के साथ अगर आप देखेंगे अब से कोई थोड़े दिन पहले तक वैसा नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव की तरफ बढ़े, जो उनके चारों तरफ का जो पार्टी के अंदर प्लस सरकार का कंप्लीट कंट्रोल दिल्ली के पास आ गया। और उसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने, वो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार नीतीश की आप समझ रहे हैं कि यहां से चल रही है, ये दिल्ली से चल रही है। तो इसमें कोई शक मत मानिए, भाजपा की सरकारें तो दिल्ली से चली रही थी। नीतीश जैसे दिग्गज को भी साइडलाइन करके सीएम रहते हुए उनके भी सारे नीतिगत फैसले और उनकी पार्टी के फैसले सीधे सीधे अमित शाह और मोदी के हाथ में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चुनाव से एन पहले अडानी को प्लांट के लिए, पावर प्लांट के लिए किस तरीके से हजारों एकड़ जमीन किस भाव में दी गई। जब मैंने पता किया तो पता लगा उस जमीन को जो बिहार सरकार ने एक्वायर किया था उसकी एक्विजिशन की कीमत 200 करोड़ रुपए थी राम प्रकाश जी, और उनको कितने में दे दिया? 1 रुपया में लीज। उसका दंड कौन भुगतेगा? वो बिहार की जनता का ही पैसा था ना, जो लैंड एक्विजिशन में हुआ। अगर कोई और इंडस्ट्री आती तो बाकायदा ऑक्शन में पैसे लेते, बिहार के खजाने में पैसे जाते जो विकास के काम आते। और मोदी और शाह का मॉडल देख लीजिए आपके, गवर्नमेंट ऑफ द अडानी, फॉर द अडानी, बाय द अडानी। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में लीज देने का मतलब समझते हैं आप? फ्री के बराबर है। इसीलिए राहुल गांधी ने आज कहा कि चाहे जमीन का मामला हो
चाहे एयरपोर्ट देने का मामला हो, चाहे कोई नीतिगत मामला हो। चुनाव के बाद मोदी जी अंबानी और अडानी के इशारों पर नाचते हैं, और इसके लिए उन्होंने बॉम्बे का भी जो है उदाहरण दिया कि किस तरीके से जो बिहार के लोग वहां रहते हैं उनकी जमीन को भी अडानी को सौंप दिया गया है डेवलपमेंट के नाम पर। तो वो सारी बात कहीं ना कहीं खुल करके उन्होंने पूरा नैरेटिव रखा। अब तो बिहार के लोगों का काम है कि वो कौन से नैरेटिव पे जाते हैं, एनडीए के पे या महागठबंधन के। जी, एक एक और चीज हुई सर, जो जंगल राज की मोदी जी ने बात की, जंगल राज का जिक्र वो आज भी कर रहे हैं, जबकि कल देर रात जो है जेडीयू के एक उम्मीदवार मोकामा में जो हत्याकांड हुआ दुलार चंद का, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बावजूद भी अभी भी वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो ये एक्टिविटीज हैं, वो साफ तौर पर मोदी जी को चिढ़ाती हुई दिख रही हैं। ऐसे में आखिर बिहार की जनता की बात अगर हम करें, बिहार की जनता के लिहाज से पूछें, तो वो क्या करे कि उसके उसके पास क्या अब ये सारी चीजें देख करके अभी भी कुछ सुनने समझने के लिए रह गया है? हालांकि जो सवाल पूछने वाली बात हो रही थी, वैसा सवाल तो अभी कहीं दिखा नहीं, जनता ने भी किसी से सवाल तो पूछा नहीं। नहीं, जनता के पास सवाल पूछने के दो दम कहां बचा है, उनके पास छोड़ा ही कुछ नहीं। जनता को तो केवल ये मान लिया गया, जो मैंने आपको बताया, कि 4 किस्तें आचार संहिता लगने के बाद भी महिलाओं के पास जा चुकी हैं, और अभी 6 तारीख को फिर प्लानिंग है। वोटिंग कब है? 9-10 तारीख को, और पैसे कब जाएंगे? 6 तारीख को। ये सीधे सीधे रिश्वत देने का, वोट खरीदने का ओपन एंड शट केस है। उसके बावजूद भी ना तो भाजपा को कोई शर्म है, ना नीतीश को कोई शर्म है। और नीतीश ये भी नहीं समझ रहे कि उनके साथ क्या होने वाला है। जब जो है कल परसों आपने देखा कि जो अपने घोषणा पत्र के समय भी अगर नीतीश को नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो उसका मतलब समझिए ना क्या है, कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सीधे सीधे सरकार सर चाहिए, भाजपा को चाहिए सर मोदी अपने। मोदी जी का कमेंट भी उस पर 24 घंटे के बाद आया था, कल आया था। घोषणा पत्र परसों जारी हुआ था, मोदी जी का जो ट्वीट है सर वो कल आया है घोषणा पत्र को लेके। हाँ नहीं, कल आ गया तो बड़ी बात है। घोषणा पत्र में तो उनका भरोसा ही नहीं है ना। उनका भरोसा तो एसआईआर में था। उनका भरोसा था ये जो फ्रीबी बांटी रेवड़ी के खिलाफ थे। वो जो व्यक्ति इस मंच पर कहकर खड़ा होकर कहता था कि मैं चुनावी रेवड़ियां बांटने के खिलाफ हूं, उसकी पार्टी चुनाव के दौरान, प्रक्रिया के दौरान, आचार संहिता के दौरान पैसे की चौथी किस्त बांटने जा रही है। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में क्या काम किया था, लड़की बहना योजना, बांट डाले पैसे, पुरुषों को भी पैसे दे दिए लड़की बहन योजना में, पता है आपको? 1200 के आसपास पुरुषों को पैसे दे दिए लड़की बहन योजना में। अब वो रिकवरी चल रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का आपने देखा था कि सब कुछ नहीं बोला, कुछ महिलाएं साथ होगी मोदी जी के। वो वोट खरीदने का प्रपंच है जो ये बिहार में दोबारा से करने जा रहे हैं। इसका आप देखना पड़ेगा कि बिहार की जनता कितनी जागरूक है। वो पैसे लेकर के क्या फिर अपनी जो भाग्य है वो इनके हाथ में सौंप देंगे 5 साल और शोषण के लिए, या कुछ प्रोग्रेसिव सोच रखेंगे? इसका फैसला तो 14 तारीख को ही हो पाएगा। बिल्कुल, अब 14 तारीख का इंतजार किया जाए। बहरहाल उसके पहले 2 मुख्य तिथियां हैं, 6 और 11, जो बिहार के लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनके हाथ में है, और उसका इस्तेमाल करें। बाकी तो जो कुछ होना है वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।